हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मैप को जानो, इस सीरीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के मैप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको समझेंगे, उनको जानेंगे और आपकी परीक्षा में जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं प्रश्न उनको भी हम समझेंगे, उनको भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप प्रारंभ से लगा करके अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायक साबित होंगे। ओके, तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखना और हो सके तो नोट डाउन भी ज़रूर कर लेना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैप से संबंधित कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं कि स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो दृश्यमान हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश का मैप आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस उत्तर प्रदेश के मैप को सबसे पहले आप अपनी जो अंतरात्मा है उसमें बसाने का प्रयास कीजिए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 75 ज़िले हैं। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, जान ले हमारे भाई लोग कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 ज़िले हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को एक हम सरसरी नज़र से देखते हैं। देखिए, मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता जाए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ज़िला। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सहारनपुर से। सहारनपुर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस पर सर्कल किया है। तो सहारनपुर सबसे पहला ज़िला आप देख पा रहे होंगे, सहारनपुर। दूसरा जो ज़िला है वो आप देख पा रहे होंगे बिजनौर। तो पहला हमने क्या देखा, सहारनपुर। हम ऊपर से देख रहे हैं, ओके, नॉर्थ साइड से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सहारनपुर, इसके बाद बिजनौर, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या पड़ता है, मुजफ्फरनगर। तो 3 ज़िले हो गए, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। इसके बाद देखिए मेरठ। इसके बाद क्या है, मेरठ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठपुर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योतिबा फूले नगर। ज्योतिबा फूले नगर। नेक्स्ट इसके बाद आप देख पा रहे होंगे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद। फिर इस साइड आ जाइए तो रामपुर। इस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रामपुर। ये जो कलर है आपको देखने को मिलेगा मुरादाबाद। इधर आ जाइए, आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर। देखिए ये छोटा सा जो है ये गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद आप देखेंगे बुलंदशहर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर के बाद आप क्या देखेंगे, बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद आप क्या देखेंगे, तो गौतम बुद्ध नगर आपने देखा। गौतम बुद्ध नगर के बाद देखिए ये अलीगढ़। अलीगढ़, ओके। अलीगढ़ के बाद बदायूं। अलीगढ़ के बाद बदायूं। बदायूं के बाद बरेली। बरेली के बाद पीलीभीत, ओके। पीलीभीत के इधर आ जाइए मथुरा। मथुरा के बाद इटावा, ठीक, एटा, सॉरी, एटा। इसके बाद शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के बाद लखीमपुर। शाहजहाँपुर के बाद लखीमपुर। लखीमपुर के बाद लखीमपुर आपने देखा। लखीमपुर के बाद अगर हम आ जाएं इधर तो बहराइच हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद सीतापुर। सीतापुर के बाद इधर हरदोई, ये हमें देखने को मिलेगा। फ़रखाबाद, जिसको फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद के बाद इधर आइए मैनपुरी। मैनपुरी के बाद इधर आइए फ़िरोज़ाबाद, जिसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ठीक, प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आगरा, जहाँ पर हमें ताजमहल देखने को मिलता है। फिर इटावा। इसके बाद कन्नौज। कन्नौज के इधर आ जाइए औरैया। फिर इसके बाद कानपुर रूरल यानी कि कानपुर देहात। नेक्स्ट इसके बाद कानपुर अर्बन मीन्स कानपुर नगर। इसके बाद उन्नाव। फिर इधर आ जाइए लखनऊ राजधानी। फिर इसके बाद आ जाइए बाराबंकी।
फिर गोंडा, गोंडा के फिर इधर ऊपर आ जाइए श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद इधर आ जाइए बलरामपुर, फिर आ जाइए सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद इधर आ जाइए महाराजगंज। ओके, फिर नीचे आ जाइए, फिर बस्ती, बस्ती के नीचे आ जाइए फैज़ाबाद, फैज़ाबाद के नीचे आ जाइए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बगल में हम देखते हैं रायबरेली, रायबरेली के नीचे हम देखते हैं फ़तेहपुर, फ़तेहपुर के बाद हम देख सकते हैं बांदा, बांदा के बगल में हम हमीरपुर देख सकते हैं, फिर जालौन देख सकते हैं, फिर हम झांसी देख सकते हैं, जालौन देख सकते हैं, झांसी देख सकते हैं, इसके बाद हम महोबा भी देख सकते हैं। फिर अगर हम और बात करें तो चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हम कौशाम्बी देखेंगे, उसके बगल में हम प्रतापगढ़ देखेंगे, फिर इलाहाबाद देखेंगे, फिर जौनपुर देखेंगे, जौनपुर के बाद हम ऊपर देखते हैं अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर के बगल में हम देखते हैं संत कबीर नगर, इसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बगल में हम देखते हैं कुशीनगर, कुशीनगर के बगल में हम यानी नीचे देखते हैं देवरिया, इसके बाद नीचे देखते हैं मऊ, फिर देखते हैं आजमगढ़, इसके बाद हम देखते हैं बलिया, बलिया के नीचे आ जाइए गाजीपुर, गाजीपुर के नीचे हम देखते हैं वाराणसी, और वाराणसी के बॉर्डर पर हम देखते हैं चंदौली, और चंदौली के बॉर्डर पर हम देखते हैं मिर्ज़ापुर। ओके, तो इतने आपको ज़िले देखने को मिलेंगे, और भी इसमें कुछ ज़िले हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं संत रविदास नगर, ठीक, संत रविदास नगर, इसके बाद मिर्ज़ापुर और फिर सोनभद्र। तो ये जो हमारा था, ये हमने मैप के बारे में जाना कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मैप है और उस मैप से संबंधित सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भौतिक संरचना व जलवायु के बारे में। ठीक, भौतिक संरचना या जलवायु से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आकार, तो आकार इसका क्या है, लंबवत। तो कभी भी प्रश्न अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो मैप है, उसका आकार कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, लंबवत। ओके, आगे देखिए ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसी है, 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट, इसको ध्यान रखिए। 23 डिग्री 52 मिनट से 24 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांश देशांतर क्या होते हैं ये आप हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा में बैठे हैं या बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता ही होगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। उत्तरी अक्षांश और साथ में क्या है, तथा 77 डिग्री 5 मिनट 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 32 मिनट 6 डिग्री 32 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश कहाँ होते हैं, उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो हैं वो अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। इसके बाद क्या है, देशांतरी विस्तार, पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो देशांतरी विस्तार कहलाएगा। ये कितना है, 77 डिग्री 33 मिनट 77 कह रहे 7 डिग्री 33 मिनट 7 डिग्री 33 मिनट। अब ये कैसे आएगा, इसको आप देखिए, जो हमने ग्लोब में इसकी स्थिति बताई है ना 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट, इसको आप अगर घटा दें तो उसका अक्षांशीय विस्तार आपको मिल जाएगा। और इधर अगर आप घटा देते हैं 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तो आपको देशांतरी विस्तार मिल जाएगा। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी जानना है तो आप ये कर लेंगे, उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से लगा करके पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर। आगे क्या है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई पूछी गई है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई पूछी गई है, ये कितना है 240 किलोमीटर। तो दोनों ध्यान रखना डाटा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। आगे है प्रदेश का
कुल क्षेत्रफल, तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भी ध्यान रखना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का कितना है 7.33% है। ओके, बात समझ में आ गई। चलो, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आपके सामने है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल ध्यान रखना 2.70%। मतलब क्या है कि जितना भी बड़ा उत्तर प्रदेश है उसका जो भी क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, उसमें नगर जितने बसे हुए हैं उन नगरों का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.70% नगरों का क्षेत्रफल है। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 6,558 वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान आता है, ध्यान रखना। ओके, देश में कौन सा स्थान आता है? चौथा प्लेस आता है। अगर हम बात करें अलग अलग तो राजस्थान इसमें पहले पर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पर आता है और इसके बाद महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है क्षेत्रफल में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले चार जिले जो हैं वो खीरी आता है, इसके बाद सोनभद्र आता है, इसके बाद हरदोई आता है और फिर इसके बाद सीतापुर आता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले आपको ध्यान रखना है, ये घटते क्रम में हैं। तो सर्वाधिक किसका है? खीरी का, इसके बाद सोनभद्र का, फिर हरदोई का और फिर सीतापुर का। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक विभाजन की। तो प्राकृतिक में से इसको जलवायु के हिसाब से किस प्रकार से बांटा गया है, ये प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आएगा। तो एक तो हमारा बांटा गया है गंगा का मैदान, दूसरा बांटा गया है भावर या तराई क्षेत्र वाला, और तीसरा बांटा गया है दक्षिण का पठार। ठीक, दक्षिण का पर्वत या पठार। तो 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। एक गंगा के मैदान से, दूसरा भावर और तराई वाला इलाका, और तीसरा जो है वो दक्षिण के पठार या पर्वत आते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम यानी वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 5.15%। और वेटलैंड डे भी आपको पता होगा कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हम शुष्क दिवस मनाते हैं, विश्व शुष्क दिवस मनाया जाता है। तो उसी को वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है। तो 5.15% जो है वो वेटलैंड आपका आता है, आर्द्र भूमि आता है या नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत आता है। आगे बात करते हैं, प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। इसको ध्यान रखना कि सबसे जो आर्द्र क्षेत्रफल वाला जिला आता है, आर्द्र क्षेत्र वाला जिला आता है वो सोनभद्र है। आगे है, प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो बागपत और हाथरस। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले ज़िले कौन से हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अगर ज़्यादा वर्षा की बात करें तो गोरखपुर इसका आंसर आएगा, जहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो मथुरा, जहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। आगे बात करते हैं, प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। ठीक है, जो जितने भी इसके भाग हैं प्रदेश में उसमें औसत यानी एवरेज वर्षा का क्या है। तो तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, इसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्यवर्ती वाले मैदानी क्षेत्र में, उसमें 94 सेंटीमीटर वर्षा। इसके बाद अगर हम पश्चिमी मैदान की बात करें उसमें 84 सेंटीमीटर। अगर हम दक्षिण के पठारी वाले की बात करें तो उसमें 91 सेंटीमीटर के अबाउट में वर्षा होती है, लगभग में वर्षा होती है। और अगर इसका हम औसत निकालते हैं तो वो औसत आता है 95 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आगे क्या है, आगे बात है जलवायु की।
कि जलवायु किस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है और डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उसका जो नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ओके, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे है, फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता हमको मिलती है। ऋतुओं की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। समझ में बात आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, कुछ और भी विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे दिया हुआ है प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। मीन्स यहाँ से देखिए प्रश्न बहुत बनता है कि जो उसकी भौगोलिक आकृति है, जैसे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक आकृति की बात करें तो उस भौगोलिक आकृति में हमें विभिन्न प्रकार से क्या पूछा जाता है कि पूर्व में कौन सा जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। इसी प्रकार से अगर हम भारत के लिए देखें तो भारत की भी स्थिति के बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। ठीक है, पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसको जानते हैं। तो वही जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बन जाता है। तो ध्यान रखना कि प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, बलिया और शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया आता है और सबसे पश्चिमी जिला शामली आता है। आगे देखते हैं, प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी यानी दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला, ऊपर का और नीचे का, तो सहारनपुर और सोनभद्र। सबसे उत्तरी आपको सहारनपुर देखने को मिलेगा, सबसे दक्षिणी आपको सोनभद्र देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए नेपाल से कितने ज़िले सटे हैं, एक प्रश्न यहाँ से बना। 7 ज़िले। कौन कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर क्रम आया है, पूर्व से पश्चिम का क्रम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्व से लगा करके पश्चिम का। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो 7 ज़िले लगे हुए हैं इंटरनेशनल बाउंड्री से, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्रदेश की नेपाल से सीमा कितनी है? ये सीमा है लगभग 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। बाकी 8 राज्य हमने आपको बता दिए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही। आगे क्या है, उत्तराखंड से सटे 7 ज़िलों, 7 ज़िले क्रमशः कौन से हैं? पश्चिम या पूर्व की जो ऑर्डर है उसमें सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब देखिए ये जो आपको ज़िले में बता रहा हूँ, अगर आप इसको अपने दिमाग में डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, तो प्लीज़ करके स्टार्टिंग में जो मैंने मैप आपको बताया है आप उसको देखिए, या फिर आप मार्केट से जा कर के एक यूपी का मैप परचेज़ कर लीजिए। उससे आप समझते चलेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, और धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आगे क्या है, हरियाणा से सटे 6 ज़िले क्रमशः उत्तर से दक्षिण के क्रम में सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अब दिल्ली से सटे 2 ज़िले उत्तर और दक्षिण के क्रम में गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा भी इसी में आता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? यमुना। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा निर्णायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। आगे देखते हैं, आगे क्या है, राजस्थान से सटे 2 ज़िले उत्तर और दक्षिण में आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 ज़िले। अब देखिए 11 ज़िलों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, आगरा है, इटावा है, ये सारे मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा,
चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इतनी आपको जानकारी ध्यान रखनी है, कम से कम इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से सटे ज़िले कौन से हैं? छत्तीसगढ़ से कौन सा ज़िला सटता है? केवल सोनभद्र। झारखंड से भी कौन सा लगता है? केवल सोनभद्र। और सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4। वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। आगे है सहारनपुर से कितने ज़िले सटते हैं? 3। हरियाणा से जुड़ता है सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश से, इसके बाद उत्तराखंड से। आगे है प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, देखिए भाई दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। अगर ये बीच की हम बात करें तो पश्चिमोत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? बिहार और हरियाणा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने भौगोलिक स्थिति की चर्चा करी उत्तर प्रदेश के संबंध में। अब ये सारे प्रश्न देखिए वही हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें आलतू फालतू के कोई प्रश्न नहीं है, ना ही आलतू फालतू के कोई तथ्य हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरी चीज़ें लाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो इसको आप लाइक करके शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी इच्छा, जो मन हो वो करिए। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। धन्यवाद।